अच्छा पेज नंबर 52 पे, हाँ पेज नंबर 52 पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर मिला। जो सर्कल जितना नजदीक है उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है या कम है, और जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हुई है, कम होती चली है। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल को मार्क करना इंपॉर्टेंट है। फैराडेज का दोनों लॉ, राइट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल दोनों इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। सॉलिनॉइड का डायग्राम जो है वो इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो उसको। सॉलिनॉइड का डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसी का रिमोट देते ना बाहर से, ठीक है, वो दे देना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सॉलिनॉइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक मोटर पता है, हाँ क्या प्रिंसिपल है, नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो, ये वाला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर या जनरेटर के ऊपर पक्का क्वेश्चन आने वाला है। डायग्राम दिया रहेगा और डायग्राम के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करा जा रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेबलिंग से रिलेटेड रहेगा। लेबलिंग पता है ना, सॉलिनॉइड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, रिंग, आर्मेचर कॉइल, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर के दो यूजेस, क्वेश्चंस लिखते जाओ अगर जो नहीं मिल रहा है आपको। इलेक्ट्रिक मोटर के दो यूजेस आना चाहिए। पेज नंबर 61, ये वाला जो डायग्राम दिया है ना, आईएमपी मार्क कर लीजिए इसको। एक 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। हाँ हाँ हीट चैप्टर के डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आएगा डेफिनेशन के लिए, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पेज नंबर 63 पे आ जाओ। टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ है, देखो वहाँ पे मिला, ठीक है। फटाफट अभी बिल्कुल भी यहाँ ध्यान मत दो, टेक्स्ट बुक और जो बोल रहा हूँ बस वो सुनिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से रिलेटेड एक और ग्राफ दिया है यहाँ पे, क्या इंडिकेट कर रहा है ये, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। पता है ना क्या होता है, मार्क कर लो। इसके ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब डायग्राम दिया रहेगा और नीचे सब क्वेश्चन देंगे 5, ठीक है। ड्रॉ करने के लिए आएगा होप्स अपैरेटस, मार्क कर लो, ड्रॉ करने के लिए होप अपैरेटस आएगा एग्जाम में। या ऐसा भी हो सकता है कि लाइक आपको डायग्राम दिया रहेगा बट डायग्राम देख करके ऊपर लेबलिंग वगैरह, उसका प्रिंसिपल और उसके क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है वो आ सकता है। पेज नंबर 66 के ऊपर बर्फ है बट नीचे मच्छी जिंदा है ना, क्यों, एनोमलस बिहेवियर की वजह से। इंपॉर्टेंट है वो, आप मार्क कर लो उसको, ग्राफ के साथ में उसको स्टडी करना है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है कि जो क्रिक्स के अंदर पानी भर जाता है, तो क्रिक्स के अंदर आई मीन जो दरारें होती हैं रॉक्स के अंदर, तो वाटर एक्सपांड होता है। जब वाटर एक्सपांड होता है तो वो फोर्स अप्लाई करता है एंड बिकॉज ऑफ दैट पत्थर जो है ब्रेक हो जाता है। एंड दिस हेल्प्स इन वेदरिंग, वेदरिंग मतलब रॉक से सॉइल में कन्वर्जन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं वहाँ के पाइपलाइन फट जाते हैं, क्यों, पानी जो अंदर जमा हो जाता है, वाटर जब एक्सपांड होता है तो उसको जगह नहीं मिलती है एंड बिकॉज ऑफ दैट वो पाइप को फाड़ सकता है। आप अगर घर में भी वाटर बॉटल को पूरा टाइटली पैक ऊपर तक भर के अगर टाइटली उसको आप रखते हो अंदर ढक्कन लगा के, देन थोड़ी देर के बाद में आपको पता चलेगा बाटली फट गई, ठीक है।
नेक्स्ट यूनिट ऑफ हीट। अच्छा, यूनिट ऑफ हीट से मुझे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो था ना किलोवाट आर, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो उसको। 3.6 वाला इंटू 10⁶, पता है ना? दिखाऊं? पेज नंबर 49 पे दिया है। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ किलोवाट आर जूल। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिलअप्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। नेक्स्ट ये फिगर पे आ जाइए, क्या इंडिकेट करता है ये? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मुझे बताओ सबसे ज़्यादा हीट किसके पास है? क्यों ऐसा? उसने ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब किया है, इसके पास ज़्यादा हीट है एज़ कम्पेयर टू आयरन। कॉपर का एब्जॉर्प्शन कम था तो उसने कम एब्जॉर्ब किया है, कम एब्जॉर्ब किया है, इसके लिए कम एक्सपेल किया है, तो उसका डिस्टेंस कम है। लीड का और कम है, ठीक है। ये वाला क्या इंडिकेट करता है, क्या प्रिंसिपल है? एक ही डब्बे में दो ऑब्जेक्ट है, एक कोल्ड एक हॉट, हीट एक्सचेंज। हीट कहाँ से कहाँ जाएगा? कोल्ड से हॉट में क्या हॉट से कोल्ड में? ऑलवेज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है, याद रखिए। नीचे फॉर्मूला दिए। इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम है। न्यूमेरिकल आएगा आपके लेंस के चैप्टर में से, और ना लेंस का चैप्टर और वो रिफ्रैक्शन का चैप्टर है ना आपका, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, ठीक है। ज़्यादातर इन दो में से ही क्वेश्चन आएगा, और आया तो भी ये क्वेश्चन रहेगा, बाकी आपको ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। पेज नंबर 71 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी मैंने आपको अंदर भी मार्क करके दिया है वो। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मीन बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? हाउ विल यू प्रूव एक्सपेरिमेंटली दैट द डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज? अभी मैंने आपको बताया वही सेम चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाइए फिर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। और जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या होएगा? मान लो ये रेयर है और ये डेंसर है, ठीक है, और ये नॉर्मल है। तो जब ये आएगा बैंड होएगा कि अवे जाएगा? बैंड होएगा, अवे नहीं जाएगा। इट बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। इट बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। सो ऑलवेज रिमेंबर आई यहाँ पे हमेशा ग्रेटर रहेगा आर से, ठीक है। अब अगर मैंने उल्टा कर दिया, ये डेंसर और ये रेयरर, तो बताओ क्या होएगा? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, ठीक। अभी एक लास्ट केस इसके अंदर, ये आपका नॉर्मल है और जो लाइट आ रही है वो लाइट भी स्ट्रेट आ रही है, पैरेलल आ रही है, कहीं भी आ सकती है पैरेलल। तो इसमें क्या होएगा? डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं है, स्ट्रेट उसी डायरेक्शन में लाइट पास होगी, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ आर इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ आई, और यहाँ पे एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ आई, एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 0 के इक्वल रहेगा। तीनों केसेस यहाँ पे दिए, और ये तीनों भी केसेस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो यहाँ पे दिया है ये आपको याद नहीं करना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला कौन है और सबसे लास्ट कौन है। उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का सबसे कम, डायमंड का सबसे ज़्यादा, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एप्लीकेशन पे कभी क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है। डिस्पर्शन का डायग्राम आ सकता है एग्जाम में। डिस्पर्शन ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट, सर आइजैक न्यूटन वाला। विबग्योर पूरा वो कंप्लीट कंपोनेंट याद रखो। इसमें एक क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कि लीस्ट रिफ्रैक्शन किस में होता है और सबसे ज़्यादा वायलेट। सिग्नल्स रेड क्यों होते हैं? डेंजर सिग्नल्स। आप दूर से रेड कलर को देख सकते हो क्योंकि रेड कलर ज़्यादा डेविएट नहीं हो रहा नीचे, सो बिकॉज ऑफ दैट रेड कलर दूर तक ट्रेवल कर सकता है एज कंपेयर टू एनी अदर कलर। ठीक है, दैट्स व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर ऑलवेज रेड इन कलर। नेक्स्ट, रेनबो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। रेनबो में तीन मैकेनिज्म होता है। कौन कौन से तीन मैकेनिज्म है? जब लाइट आती है अंदर तो सबसे पहले इसका चेंज इन डायरेक्शन होता है, क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्शन। ठीक है, और रिफ्रैक्शन होने के बाद में डिस्पर्शन हो गया। सबसे ऊपर कौन सा कलर रहेगा? रेड। और सबसे नीचे कौन सा कलर रहेगा? वायलेट। और इसके बाद में वापस क्या होने वाला है? रिफ्लेक्शन। याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन। और जब यहाँ से वापस बाहर निकलेगा तो क्या होएगा? रिफ्रैक्शन। सो इट इज अ कंबाइंड मैकेनिज्म ऑफ ऑल दिस थ्री थिंग्स, थ्री कंपोनेंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो उसको। पेज नंबर 79, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ लाइट। IMP मार्क कर लो उसको। पेज नंबर 8080 पे आ जाइए। टाइप्स ऑफ लेंसेस। मान लो डायग्राम दिया है, आपको आइडेंटिफाई करने बोल सकते हैं कि आइडेंटिफाई करो कौन सा लेंस है। लेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज लेंस? It is a transparent material out of which at least one surface should be curved. मतलब एक साइड प्लेन हो सकता है, दूसरा साइड कर्व हो सकता है। तो दो में से, दोनों साइड में से कोई एक साइड कर्व होना ज़रूरी है, चाहे अंदर की तरफ कर्व हो या फिर ऐसा भी हो सकता है लाइक दिस। ठीक है, या फिर लाइक दिस, कैसा भी हो सकता है। वहाँ पे सब डायग्राम दिए हुए पॉसिबल फिगर्स। ठीक है, नेगेटिव मिनिस्कस, प्लेनो मिनिस्कस, बाइकॉनकेव, वो याद रखिएगा। इसके रे डायग्राम्स पता है ना आपको? रे डायग्राम रूल्स आता है। इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू। पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू ऑप्टिकल प्रिंसिपल फोकस, नॉट ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, चलो बता देता हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस, और ये मैंने ड्रॉ कर दिया है लेंस। ठीक है, द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। अच्छा, इसको लेते कैसे डिस्टेंस पता है? मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस मैंने लिया 10 सेंटीमीटर। तो ये कहाँ पे मार्क करना है? और इसका हाफ कितना होता है? 2.5। मतलब ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा 2F1, और यहाँ पे आ जाएगा F2, और यहाँ पे आ जाएगा 2F2। ठीक है,
Now the ray of light which is parallel to the principal axis, it will pass through the focus, principal focus. Second rule क्या बोलता है? If the passes from principal focus. from the focus, then after refraction it will be parallel to the principal axis. एक और rule है ना? क्या है? If it passes through the optical center, it won't change the direction. So it will pass straight, it will trace the same path as it is. ठीक है, रे डायग्राम के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस हैं, अगर किसी को उसमें डाउट रहेगा तो वो आप लोग वहाँ से देख सकते हो. पेज नंबर 83 पे जो चार्ट दिया है वो चार्ट आपका बॉक्स के फॉर्म में, आई मीन बीच में रिकामी जगह पूर्ण करा वैसा आ सकता है. आकृति ना, क्या बोलते हो? आकृति. पावर ऑफ लेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पेज नंबर 85. पावर ऑफ लेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका यूनिट वो भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर. ठीक है, और खाली डायोप्टर लिखना है तो ऐसा स्टार्ट करना है स्मॉल लेटर से. मान लो आपका आंसर आया 0.5, तो यहाँ पे कैपिटल डी लिखोगे आप. लेकिन अगर आपको कैपिटल डी नहीं लिखना है, मान लो डायोप्टर लिखना है पूरा, तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा. देन यू हैव टू राइट 0.5 लाइक दिस डायोप्टर. समझ में आया? तो अगर पूरा वर्ड लिख रहे हो तो स्मॉल लेटर आएगा, और खाली डी लिख रहे हो तो कैपिटल लेटर आएगा यूनिट्स में. ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं आप लोगों को? ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल बता देता हूँ मैं. पेज नंबर 86 पे क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन रीड करो जोर से. An object is placed vertically at a distance of 20 cm from a convex lens. If the height of the object is 5 cm एक and मिनट. the focal length H1 कितना बोल रहा है? 5 सेंटीमीटर. देन नहीं, कंटिन्यू करो ना उसमें. and the focal length of the lens is 10 cm. फोकल लेंथ F कितना बोल रहा है? 10 सेंटीमीटर. और What will be the position, size and nature of the image? ठीक है, तो आपको H1 दिया है, F दिया है, U दिया है ना? कैसे मालूम पड़ा मेरे को U दिया है? एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ड यूज किया तो U, इमेज वर्ड यूज किया तो क्या आएगा? V. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोला है, कितनी दूर है ऑब्जेक्ट? नहीं, क्वेश्चन में माइनस नहीं बोला है ना, 20 सेंटीमीटर ही बोला है. वो कैसे माइनस आएगा बताता हूँ मैं आपको. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इमेज डिस्टेंस मतलब V फाइंड करना है. इमेज डिस्टेंस मतलब V फाइंड करना है. हाउ मच बिगर विल बी द इमेज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट. इसका मतलब H1 है तो H2 फाइंड करना रहेगा ना. ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज का साइज क्या रहेगा वो आपको फाइंड करना है. समझ में आया? ठीक है, अब कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से अपना ऑब्जेक्ट हमेशा कोऑर्डिनेट्स का, एक कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट कितना रहता है? आया था ना आज? हाँ, एक छोड़ के आया. नहीं सर, 0,0. तो यहाँ से लेफ्ट साइड नेगेटिव रहेगा नहीं. क्या? नहीं है ना, नेगेटिव रहेगा. और यहाँ से इस तरफ क्या रहेगा? पॉजिटिव. अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या रहता है? ऑब्जेक्ट क्या इमेज? ये ऑब्जेक्ट है तो इसका डिस्टेंस क्या रहेगा? डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है. बट ये कार्टेशियन, आई मीन ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है यहाँ पे हम कर रहे हैं. इससे कैलकुलेशन करने के बाद भी अगर आपको आंसर नेगेटिव में आता है, बट आप आंसर लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट पॉजिटिव में लिखेंगे, बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं. तो फॉर्मूला है अपना 1/f इज इक्वल टू 1/,
माइनस 1/u, ठीक है। v का वैल्यू दिया है, कहाँ दिया है? v का वैल्यू नहीं दिया है ना, f दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 1/v वैसे ही रहेगा 1/u, u कितना है? -20, ठीक है। सो ये हो गया 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/2020। अब 20 को आप यहाँ पे लेकर के आइए, ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो उसको सेम करने के लिए ऊपर 2 से और नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, ये हो गया 1/v इज इक्वल टू 2 माइनस 1/20, सो 1/v इज इक्वल टू 2 माइनस 1/20। चेक करो 20। अच्छा, यहाँ पे एक लॉजिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है, देखते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या नहीं। मुझे v कितना मिला? 20 सेंटीमीटर। मेरा u और मेरा v दोनों सेम है, समझा? मतलब अगर मेरा लेंस ऐसा था यहाँ पे, तो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज है, बराबर। ये कब पॉसिबल है, कौन से डायग्राम में कब पॉसिबल था ये? जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, 2f1 है ना, और ये कहाँ बनता है? 2f1 नहीं, हाँ 2f1 बराबर, और ये 2f2 बराबर ना। कुछ ऐसा डायग्राम बनाया रहेगा कि जिस डायग्राम में इसका साइज और इसका साइज, दोनों का साइज सेम आता है। चाहिए तो देख लो आप लोग खोल के। थर्ड कैसे हो? दोनों का साइज सेम है। जब साइज सेम है तो मुझे बताओ मैग्निफिकेशन क्या रहेगा? वन है ना। इन दोनों की साइज में कोई डिफरेंस है? नहीं ना, तो वन ही रहेगा ना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? H2/H1 को जाने दो, पहला जो V/U के फॉर्मूले में लिखते हैं हम लोग, V/U। V का वैल्यू कितना है? 20। U का वैल्यू कितना है? -20, ठीक है। कट हो गया, क्या बचा? 1, -1। माइनस इंडिकेट करता है कि जो इमेज है ये आपके x एक्सिस के नीचे है, समझा? इमेज x एक्सिस के नीचे है, उसको माइनस डिनोट करता है। बट मैग्निफिकेशन कितना है आपका? 1। मतलब रेशियोज दोनों का सेम है, तो ना तो इमेज बड़ा हुआ ना इमेज छोटा हुआ, ठीक है। विदाउट सॉल्विंग पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 20 और ये 20 मुझे सेम आया, ठीक है। तो दोनों इमेज का साइज भी क्या रहेगा? सेम। तो सॉल्व करा हुआ है वो आप देख सकते हो उसमें से डायरेक्टली। पावर वाला क्वेश्चन कर लोगे ना? फोकल लेंथ नहीं, फोकल लेंथ और पावर वाला इजी है ना। यू में ना है, ओके। ह्यूमन आई में ये फर्स्ट पार्ट कौन सा है? कॉर्निया। ये क्या है? लेंस, ठीक है। तो आइरिस और वो सब कहाँ गया? वो सब इसी में यहाँ पर है, बट क्योंकि हम साइड व्यू कर रहे हैं तो वो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन लेबल करना पड़ेगा कि ये बड़ा वाला पार्ट आइरिस है
और इसके अंदर बीच में यहाँ पे करे प्यूपिल। क्या फंक्शंस है इसके? कॉर्निया में क्या होता है? कॉर्निया में क्या होता है? यस, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन यहाँ पे होता है, याद रखिए, ठीक है। और आइरिस में क्या होता है? आइरिस ठीक है, आई कलर, बट एक्चुअली इट इज अ डायफ्राम विच कैन कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ लाइट। कितनी लाइट अंदर आ रही है या कितनी लाइट को जाना है अंदर, उसके हिसाब से इसका डायमीटर जो है चेंज कर सकते हो। जब ज़्यादा लाइट आती है ना आंखों पे, तो ये जो ब्लैक कलर का डायफ्राम है ये छोटा हो जाता है, और जब ये छोटा होता है तो कम से कम लाइट आपके अंदर जाएगी। बीच में एक ओपनिंग होता है एंड इस ओपनिंग का नाम क्या है? प्यूपिल, ठीक है। तो जब ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्यूपिल का डायमीटर अपने आप कम हो जाएगा और उसके अंदर से कम लाइट अंदर जाएगी, ठीक है। रात में जब अंधेरा होता है, चद्दर के अंदर आप मोबाइल निकालते हो, है ना, तो डिम मतलब कंप्लीट डार्क है, खाली वहीं पे ज़्यादा लाइट है, तो वो टाइम पे आपकी आंखें आप करते हो ना, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, छोटी छोटी आंखें हो जाती है वो टाइम पे। कोई देखने वाला नहीं है तो समझ में नहीं आता आपको, लेकिन वो होता है, ठीक है। और सेम थिंग, एकदम अचानक किसी ने लाइट चालू कर दिया तो वो टाइम पे भी आपकी आंखें इतनी ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है कि शटर ही आप नीचे गिरा देते हो आंखों का, होता है कि नहीं? तो एक्चुअली ये क्या होता है कि इससे आपका डायमीटर जो है ना वो वेरी करता है। जब ज़्यादा ब्राइट लाइट रहेगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जब डिम लाइट रहेगी तो ये रिलैक्स हो जाएगा। सो इट अलाउज द एंट्री ऑफ लाइट टू एंटर इनटू द लेंस। लेंस का शेप कैसा है? क्या बोलेंगे इसको? स्पेरिकल, कॉनकेव, कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स, ठीक है। बाय कॉन्वेक्स के खाली एक साइड से बाय कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो ये जो रेज यहाँ से आने वाली है, ये जो रेज यहाँ से आएगी ये ऐसे जाएगी कि ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से जो आएगी वो भी, तो इस सबके सब आकर के कहाँ पे मिलते हैं? एक स्क्रीन है ना यहाँ पे, इसको स्क्रीन को क्या बोलते हैं? रेटिना। क्या बोलते हैं? यूरोपिना बोलता है। रेटिना, रेटिना का मतलब इट इज अ फोटो सेंसिटिव मेम्ब्रेन। क्या ये? फोटो सेंसिटिव मेम्ब्रेन। फोटो सेंसिटिव मेम्ब्रेन का मतलब लाइट को रिसीव करके आपके ब्रेन में एक सेंसेशन को जनरेट कर सकता है, ठीक है। लाइक प्रोजेक्टर है, तो प्रोजेक्टर को प्रोजेक्ट करने के लिए आपको स्क्रीन चाहिए। कैसी हवा में दिखेगा सब? नहीं ना। ऐसा मैदान है, मैदान में प्रोजेक्टर लगाए देखेंगे कहाँ? तो देखने के लिए क्या चाहिए आपको? स्क्रीन ना। तो वैसे यहाँ से रेज आ रही है, बट रेज को यहाँ पे मीट करने के लिए एक पर्दा चाहिए, एंड दैट पर्दा इज व्हाट? योर रेटिना, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट भी होता है। अगर ये इमेज बाय चांस इधर पे बन रही है तो फिर पूरी दुनिया, जो रंग बिरंगी दुनिया, आपको सिर्फ सब पूरा काला ही दिखेगा, कुछ नहीं है। क्लीन मतलब ब्लैक एंड वाइट नहीं बोल रहा हूँ मैं, ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड नहीं बोलेंगे, कम्प्लीटली ब्लाइंड बोलेंगे उसको, ठीक है। ये स्पॉट होता है यहाँ पे, तो हम सब का नॉर्मल है जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दैट इज ऑन रेटिना। फिर इसी से कनेक्टेड क्या है? हाँ, ऑप्टिक नर्व्स। ये ऑप्टिक नर्व्स कहाँ पे जा रही है? ब्रेन, ठीक है। ऑप्टिक नर्व सेंसरी होते हैं, याद रखिए, ठीक है। दे आर सेंसरी नर्व्स, और ये मैसेज कहाँ तक जाता है? ब्रेन, और ब्रेन इसको परसीव करता है और फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर करके जो भी कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट करना, रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, ठीक है। इसके नीचे के जो दो डायग्राम दिए हुए, हाइपरमेट्रोपिया, मियोपिया, मालूम है ना? डिस्टिंग्विश, पक्का लिख लो, डिस्टिंग्विश इंपॉर्टेंट इसका। पेज नंबर 88 पे दो फिगर दिए हुए।
दोनों भी फिगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम दिया रहेगा, क्वेश्चन नोट कर लो, मैं बता रहा हूँ। डायग्राम दिया रहेगा, नहीं आ भी सकता है, बट ज़्यादातर क्वेश्चन कैसा होता है, डायग्राम दिया रहेगा और उस डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे विच, लिख लो, डिफेक्ट इज शोन इन द फिगर, विच डिफेक्ट इज शोन इन द फिगर। अगर मायोपी अगर शॉर्ट नोट लिख रहे तो डायग्राम बनाना पड़ेगा? नहीं, 2 मार्क्स के लिए रहेगा तो नहीं बनाना पड़ेगा, बट अगर स्पेसिफाई कर दिया है कि 2 मार्क्स के लिए ही पूछा है खाली डायग्राम ड्रॉ करने को, तो ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या लिखा अभी आपने? विच डिफेक्ट इज शोन इन द फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस डिसऑर्डर, विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस डिसऑर्डर। Next, write any 2 characters, write any 2 symptoms. Wait, इसमें write any 2 possible reason, write any 2 possible reason for this disorder. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कॉमन है हाइपरमेट्रोपिया मियोपिया के लिए, क्योंकि मैंने स्पेसिफाई नहीं किया उसके अंदर। आईएमपी क्वेश्चन है, प्रिपेयर करके जाना इसको। अच्छा, इसमें एक लाइन आएगा डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन करके, पता है कितने सेंटीमीटर का होता है? 25 सेंटीमीटर का होता है। नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिलिप्स के लिए। डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, अगर नहीं मिल रहा है तो ऊपर कहीं पे नोट करके लिख लो, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है पेज नंबर 91 पे, परसिस्टेंस ऑफ विजन से रिलेटेड। परसिस्टेंट ऑफ विजन का 4th लाइन पे आ जाइए। जो भी कुछ आप देखते हो, देखने के बाद उसका इमेज आपके रेटिना पे 1/16 टाइम तक रहता है। ठीक है, कभी देखा है आपने प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ट्रेन बहुत फास्ट जा रही है, बट सेकेंड प्लेटफॉर्म पे जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ दिखता है आपको, बीच में ट्रेन रहती फिर भी दिखता है। क्यों? जो बीच में गैप्स आ रहे हैं ना, डोर के और फिर दोनों कोचेस के बीच के, विंडोज़ के, तो जो इमेज क्रिएट हो रहा है ना, ये इमेज आपके रेटिना पे कितनी देर तक है? 1/16 उतने टाइम तक रहने के बाद, उतनी देर बाद एक डब्बा गया, आगे दूसरा आया, तो वो टाइम पे वापस गैप आया, फिर से दिखा, तो ये कंटिन्यूसली आपको दिखते रहता है एज अ इवेंट, कंटिन्यूस इवेंट। याद रखो, उसको मार्क कर लो, 1/16 सेकेंड। ठीक है, कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस के 2 यूजेस याद रखिएगा। ये माइक्रोस्कोप के ऊपर कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट अगर आएगा तो डायग्राम दिया रहेगा, विच माइक्रोस्कोप इट इज़, वो पूछेगा, उसके 2 यूजेस लिखने बोलेंगे, और लेबल करने को आ सकता है आई पीस और ऑब्जेक्टिव। आई पीस मतलब जहाँ से आप देख रहे हो वो आई पीस रहेगा, तो जहाँ आग बनी है उसके बाजू में जो लेंस है वो आई पीस। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए मेटलर्जी चैप्टर पे। रिएक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर। पेज नंबर 95 पे जो डायग्राम्स दिए ना लेबलिंग के लिए, और पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, वो रिएक्शन आपको याद रखना है। पेज नंबर 97 पे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है, कौन कितना रिएक्टिव है
और पूरा सीरीज आपको याद रखना है। सबसे पहले ऊपर दिया पोटेशियम, देन सोडियम, देन लिथियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, उस तरीके से वो पैटर्न में आपको उसको याद रखना है, ठीक है। पेज नंबर 100, 101, 102, इस पे जो भी कोई फिगर दिया है सारे फिगर्स आपको ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए। यस, ठीक है, ये सारे के सारे फिगर्स ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए। स्पेशली हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड ये आपको ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हर एक फिगर अगर मान लो दिया भी है पेपर में तो क्वेश्चन 4-5 पार्ट में उसके ब्रेक करके रहेंगे कि व्हाट द फिगर इज अबाउट, लेबल द पार्ट ए बी सी, जो भी कुछ रहेगा वो। फिर इसका प्रिंसिपल क्या है, अगर ग्रेविटेशन के ऊपर बेस्ड है तो इट वर्क्स ऑन द ग्रेविटी ऑफ सेपरेशन। फिर गैंग क्या होता है वो पूछेंगे। इस पर्टिकुलर मेथड में कौन सा मेटल का सेपरेशन होता है और कौन से गैंग्स उसमें पाए जाते हैं, वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेज नंबर 101 पे जो मैग्नेटिक रोलर दिया है उसमें आपको मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट और नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स के नाम याद रखना है, नोट कर लो, ठीक है। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स के नाम याद रखना है, आप पढ़ोगे उसमें आपको मिल जाएगा। नीचे दिया है सेकेंड लास्ट और लास्ट लाइन में दिया है उसका नाम, और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, कैसे राइट। थर्ड लास्ट लाइन पे दिया है, देखो, फॉर एग्जाम्पल मिला, फॉर एग्जाम्पल कैसे राइट इज अ टिन ओर, मिला, इट इज अ टिन ओर, इट कंटेन्स मेनली द नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट दैट इज स्टेनिक ऑक्साइड एंड द मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट दैट इज फेरस टंगस्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये तीनों भी, याद रखो। ये ऑब्जेक्टिव्स या फिर नेम द फॉलोइंग या 1 लाइन आंसर के लिए आ सकता है, या फिर डायग्राम दिया रहेगा उसमें 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए वो आ सकता है। पेज नंबर 102 पे आ जाइए, जहाँ पे फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है ना, उसका लास्ट पैराग्राफ, पार्टिकल्स ऑफ सर्टेन सल्फाइड और फ्लोट्स विद द फोम ऑन वाटर एंड दे, मिला हो। फॉर एग्जाम्पल दिस मेथड इज यूज फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक ब्लेंड, अंडरलाइन कर लो जिंक ब्लेंड को, कॉपर पायराइट को, दैट इज CuFeS2। फॉर्मूले भी दोनों के आपको याद रखना है उसके। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो मेटल है कि नॉन मेटल? मेटल। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या है? नॉन मेटल, ठीक, वो याद रखना है। कैथोड एनोड पता है ना, वो तो बेसिक है, चलो उसका कुछ वो नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड और छोड़ देंगे तो भी चलेगा उसको, बेयर्स प्रोसेस और वो हॉल्स प्रोसेस। बट पेज नंबर 104 पे जो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम दिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर भी देखो ना, फोर्थ लास्ट लाइन पे दिया है क्रियोलाइट एंड फ्लोरस्पार। केमिकल फॉर्मूला उसका पूछा जाता है, 2-3 साल पहले वो केमिकल फॉर्मूला आया था एग्जाम में, प्रीलिम में भी पूछा था। क्रियोलाइट एंड फ्लोरस्पार, याद रखो इसको, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ऐड करते हैं इसको? मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए, हाँ, उसका यूज याद रखो, इट इज यूज टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। बाकी करोजन वरोजन वो तो आप लोग कर लोगे। और जो लास्ट में ये है एलॉय, एलॉय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एलॉय से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, कौन सा मेटल किस मेटल में मिक्स किया है या कौन सा मेटल नॉन मेटल मिक्स किया है, वो आपका पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन कंपाउंड चैप्टर, इसमें तो सभी को प्रॉब्लम रहेगा, हाँ नहीं? सैचुरेटेड लिख लो, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का डिस्टिंग्विश, ओपन क्लोज का डिस्टिंग्विश, इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। कार्बन इज अ वर्सटाइल कार्बन इज अ वर्सटाइल एलिमेंट, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर आता है ना आपको,
ऐसा वाला हाँ, क्या है ये? CH for me. मीथेन, ठीक है। ऐसे ही इथेन का भी आपको आना चाहिए, मीथेन ईथेन जो भी कुछ। IUPAC वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा IUPAC। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, वो सब याद रहना है। फंक्शनल ग्रुप मैच करने के लिए आ सकता है, आई मीन मैच द कॉलम के फॉर्म में आ सकता है फंक्शनल ग्रुप। होमोलोगस सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, होमोलोगस सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सब लास्ट का पार्ट इजी है, सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, एलिमिनेशन सब इजी है, एडिशनल रिएक्शन है। पेज नंबर 133 पे आ जाइए, पेज नंबर 133। और टेबल इंपॉर्टेंट है, पॉलीमर, नेम ऑफ द मोनोमर, अक्यूरेंस। पॉलीमर और मोनोमर का मतलब पता है? पॉलीमर मतलब बहुत सारे मोनोमर, बहुत सारे मोनोमर। जैसे कि ये एक सिंगल यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है, ये थर्ड यूनिट है, सब सेम है, ठीक है। तो सिंगल सिंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमर। ओके, और जब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो अब पूरे को मिला के क्या बोलेंगे? पॉलीमर, ठीक। तो अगर पॉलीसेकेराइड पॉलीमर है तो उसका मोनोमर कौन है? ग्लूकोज। किस फॉर्म में मिलता है? स्टार्च। वैसे सेल्यूलोज अगर पॉलीमर है तो उसका मोनोमर ग्लूकोज किस फॉर्म में मिलेगा? वुड में मिलेगा आपको। तो वो चार्ट जो है इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। लास्ट चैप्टर आप लोग कर लोगे, कुछ नहीं उसके अंदर। सैटेलाइट वेटेलाइट का लेबलिंग, डायग्राम, ठीक है। न्यूमेरिकल छोड़ दो उसका, इसके लेबलिंग, और ये वाला चार्ट, ठीक है। दैट्स इट। अभी कोई किसी को पर्टिकुलर डाउट है तो वो रुक के पूछ सकते हैं इंडिविजुअली। ग्रेविटेशन भी सर। हाँ, न्यूमेरिकल्स वापस बोल रहा हूँ मैं, लेंस चैप्टर का और रिफ्रैक्शन चैप्टर, ये दोनों चैप्टर का अच्छे से करके जाइए। इसको ऑप्शन में मत रखना न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। दोनों भी चैप्टर्स अच्छे से करके जाइए। डायग्राम्स के लिए स्पेक्ट्रम वाला डायग्राम, न्यूटन्स वाला जो है, जो प्रिज्म से बनता है, हाँ वो, और मेटलर्जी चैप्टर का फिगर्स जो दिया है वो इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स ज़्यादातर चैप्टर नंबर 2 से आने वाला है। चैप्टर नंबर 2 पता है ना? IUPAC कंफर्म आएगा पेपर में, ठीक है। IUPAC के साथ में उस चैप्टर में से फंक्शनल ग्रुप या फिर होमोलोगस सीरीज, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और एक हाइड्रोजन गैस, नहीं वनस्पति वाला नहीं, रेंसिडिटी भी इंपॉर्टेंट है। फ्यूल ऑफ फ्यूचर करके है, देखो पार्ट 2 में उसका दिया है, बट यहाँ पे इथेनॉल के साथ में भी दिया है कि इथेनॉल को हम लोग एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। कार्बन कंपाउंड चैप्टर में है वो, ठीक है। तो वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इथेनॉल के प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब लिख के दिया है मैंने आपको, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर कर लो। फिर ह्यूमन आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन आई, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन आई। देन हाइपरमेट्रोपिया, मियोपिया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस हो गया। आप किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, कल आना चाहते हो तो कल भी आके पूछ सकते हो, चलेगा।